नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 4 सजीवों में पोषण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बोज पदार्थ बनाती है। पिछले भाग में हमने देखे थे किस प्रकार वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कार्बोज पदार्थ बनते हैं। उस प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब गैस मिलकर क्या करते हैं? पर्णहरिम की सहायता से कार्बोज पदार्थ तैयार करते हैं। प्रथिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। ये जो प्रथिन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रथिन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियां कहाँ से प्राप्त करती है? अब प्रथिन तैयार करने के लिए नाइट्रोजन वनस्पतियां कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये नाइट्रोजन कहाँ पर होती है? हवा में होती है। ठीक है। या फिर मिट्टी में। ठीक है। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? हवा की नाइट्रोजन शोषित करके मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। तो ये वनस्पतियों को तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा से मिलती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है वो हवा और जमीन दोनों से प्राप्त करती है। हवा में नाइट्रोजन गैसीय रूप में होती है, परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियां अवशोषित नहीं कर पाती। देखो इसमें कितना महत्वपूर्ण है कि हमको पता है हवा के घटक में नाइट्रोजन का अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है। हमें नाइट्रोजन हवा से प्राप्त होती है, किंतु ये जो वनस्पतियां है हवा से नाइट्रोजन को शोषित नहीं कर पाती। इनमें क्षमता नहीं होती कि हवा से वो नाइट्रोजन का शोषण करे। अतः इन्हें कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिक में रूपांतर होना आवश्यक है। अतः वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पा सकती, इसलिए क्या करती है? स्थिरीकरण अर्थात होना आवश्यक है। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा वायुमंडल इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी ये जो स्थिरीकरण है ये कैसा होता है? जैविक और वायुमंडल इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कैसे होता है। ठीक है। अभी हमने सुना ये स्थिरीकरण, अब ये क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। इस पद्धति में 2 प्रकार के सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 2 पद्धति है जिससे क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पहला राइजोबियम। ठीक है। ये राइजोबियम एक सूक्ष्मजीव है। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों में पाए जाते हैं। अब ये जो सूक्ष्मजीव है कहाँ पर पाए जाते हैं? 2 द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी ऐसे बीज जिसको थोड़ा सा ये करने से उसके 2 बीज में विभाजित हो जाते हैं, जैसे मूंगफली, काजू, इमली के भी बीज है 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, मटर, है ना। तो राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है वो द्विबीजपत्री यानी फलीदार वनस्पतियों की जड़ों में स्थित गांठों में पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जमीन के अंदर जड़ों में ये स्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है। आपको हमने पढ़ चुका है कि वनस्पतियां नाइट्रोजन को अवशोषण नहीं कर पाती है, लेकिन ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो राइजोबियम ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को, हवा की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतर नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। ठीक है। उसका अवशोषित करके नाइट्रोजन को यौगिक करते हैं और मिट्टी के एजोटोबैक्टर सूक्ष्मजीव, ठीक है,
उसी प्रकार मिट्टी में होते हैं एज़ोटोबैक्टर सूक्ष्मजीव। वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दो प्रकार के सूक्ष्मजीव, एक है राइजोबियम और दूसरा है एज़ोटोबैक्टर। ये दोनों सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करके उसका यौगिक में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्थिरीकरण। ठीक है, और ये रूपांतरण करने का क्या होता है, जड़ से फिर ये वनस्पतियों के संपूर्ण भागों में लवण और पोषक तत्व के रूप में क्या करते हैं, वनस्पतियों के जड़ों तक पूर्ण भागों में फैलते हैं। आपने देखा होगा जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, घरों में हम जब खाद डालते हैं झाड़ों पे, तो वो उसमें नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन अगर मिट्टी में मिली रहे तो क्या हो जाती है, वो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है और फसल अच्छी उगती है, फल भी अच्छे उगते हैं। तो देखो, हवा में के घटक में नाइट्रोजन बहुत अधिक है, लेकिन उसका एकदम डायरेक्ट अवशोषण वनस्पतियाँ नहीं कर पाती है। तो ये जो सूक्ष्मजीव है बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव है। ये दोनों सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिक में रूपांतरण करते हैं, जिसके कारण वह इजीली से वनस्पतियाँ फिर उसको अपने पोषक तत्व कर लेती। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण। अब हमने जैविक स्थिरीकरण देखे, यानी जीवों के द्वारा स्थिरीकरण देखे थे। ठीक है ना, दो जो जैविक है जिसके कारण क्या हुआ है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय स्थिरीकरण, वायुमंडल में कैसा होता है। अब देखो, हवा में नाइट्रोजन है तो किस प्रकार उसका स्थिरीकरण होता है। ठीक है, बारिश के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तब हवा नाइट्रोजन तथा इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात होती है ऊपर से, जब वो ऊपर से वो नीचे ज़मीन पर वो पानी गिरता है तो वह कहाँ से होते गिरता है, वायुमंडल से होते हुए गिरता है। जब पानी गिरता है और जब आकाश चमकती है तो ये बिजली चमकने से क्या होता है, हवा में जो नाइट्रोजन रहती है और ये ऑक्सीजन, दोनों को क्या होता है, रासायनिक संयोग होता है। ठीक है, रासायनिक संयोग होने पर क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी ये रासायनिक प्रतिक्रिया कहाँ होती है, वायुमंडल में होती है। जब भी बरसात होती है, बरसात के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तो बिजली की जो ऊष्मा के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है। ठीक है, जब पानी गिरता है तो उसमें घुल जाता है और उसका रूपांतरण नाइट्रिक अम्ल में हो जाता है। ठीक है, फिर से देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड यह पानी में घुलने से नाइट्रिक अम्ल में हो जाता है रूपांतरण। यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर आ जाता है और अम्ल का जमीन के विविध खनिजों के साथ अभिक्रिया होकर क्षार में रूपांतर होता है। जैसे ही ये अम्ल युक्त पानी, नाइट्रिक अम्ल युक्त पानी जमीन पे गिरता है तो ज़मीन में बहुत सारे खनिज होते हैं, इनके साथ क्या होती है, अभिक्रिया होती है और फिर क्षार में रूपांतरित होती है। इस यौगिक के रूप नाइट्रोजन का उपयोग, यानी जो परिवर्तन हुआ है, ये जो यौगिक में परिवर्तित हुई, इस नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियाँ क्या करती है, अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करती है। तो आपने देखा होगा, पहला है कि कुछ सूक्ष्म जीव, कौन से सूक्ष्म जीव थे वो, राइजोबियम और दूसरा एज़ोटोबैक्टर। ये दो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को सोख के कहते हैं नाइट्रोजन की यौगिक तैयार करते हैं। ऐसा हमने जैविक स्थिरीकरण में पढ़ा था। और वायुमंडलीय स्थिरीकरण में क्या होता है, बिजली चमकने से हवा की नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में रासायनिक संयोग होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी, वर्षा के पानी में घुलकर जमीन में गिरता है और नाइट्रिक अम्ल में, यानी जब पानी में घुलता है तो नाइट्रिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है और नाइट्रिक अम्ल जब जमीन में गिरता है तो क्या करता है, जो खनिज है उनके साथ अभिक्रिया करती है और क्षार का निर्माण करती है और ये जो क्षार है इसका उपयोग वनस्पति अपने वृद्धि के लिए करती है। इस प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हुआ है, जैविक और वायुमंडलीय स्थिरीकरण हुआ है। ये सहजीवी पोषण, दो या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। सहजीवी पोषण कहते हैं। 2 या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। सहजीवी यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले, ठीक है। जैसे कोई 2 सजीव है, वो जब साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पोषण होता है उनका, उनकी संरक्षण होता है, उनको एक दूसरे का आधार मिलता है, यानी दोनों एक दूसरे के आधार से, एक दूसरे के पोषण से, दोनों एक दूसरे की सुरक्षा से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कहते हैं, इन्हें सहजीवी पोषण कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अकेले जी नहीं सकते, अकेले उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उन्हें जीने के लिए किसी दूसरे सजीव की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण आप बता सकते क्या, कोई ऐसी कौन सी वनस्पति है जो स्वयं अकेले नहीं, उनको किसी पोषक घटक के ऊपर ही वो अपना जीवन यापन कर सकती है। आपने देखा होगा, आपने अचार देखा होगा, अचार, हाँ, अचार में आपने देखा होगा अगर अचार में थोड़ी सी भी नमी आ गई तो आपने देखा होगा अचार पे सफ़ेद सफ़ेद ऐसा कपास के समान पदार्थ दिखाई देता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक दिन में छोटा सा दिखेगा गोला, 2 दिन में फिर से तो वो गोला बड़ा दिखाई, 3 दिन में तो पूरा कवर कर लेता है ऊपरी परत। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, पहले तो हमें इसको हम बोलते चलो ये ऐसा कुछ है, लेकिन पूरा हो जाता है और धीरे धीरे फिर ये तेज गति से ये बढ़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं आप, फफूंदी, ठीक है। ये जो फफूंदी है ये वनस्पति है, ये जीव है, लेकिन इन्हें जीने के लिए, ये वनस्पति है, ठीक है, इनमें पर्णहरिम नहीं होने के कारण ये क्या करती है, अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य पदार्थों पर क्या करती है, निर्भर होती है, पोषक तत्वों पर निर्भर होती है। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है, ठीक है। कुछ जो वनस्पतियाँ फफूंदी की वृद्धि होती है, वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। अब ये फफूंदी क्यों बड़ी हो रही है वहाँ पर, क्योंकि वह पेड़ और अन्य पेड़ों से क्या करती है, पोषक तत्व प्राप्त करते रहती है एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण और पानी उपलब्ध कराती है, ठीक है। और फफूंदी वनस्पति की जड़ों को क्या देती है, लवण और पानी उपलब्ध कराती है। उसी प्रकार शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देती है, ठीक है। कवक भी एक प्रकार का वनस्पति है, ठीक है। और ये जो है, ये शैवाल भी एक वनस्पति है, लेकिन शैवाल क्या है, ग्रीन, उसमें पर्णहरिम होता है। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, मदद करते हैं। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषित करके अन्न बनाता है और कवक उस अन्न को ग्रहण करके क्या करती है, पानी और रहने का स्थान और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। यानी एक दूसरे के मदद से, सहायता से ये क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं।
इस सहसंबंध से बनने वाली सहजीवी वनस्पति में को फत्रफूल कहते हैं। ठीक है, यानी इस सहसंबंध से बनने वाली सहजीवी वनस्पति को फत्रफूल कहते हैं। आपने फत्रफूल देखा होगा, चित्र में आप देख रहे हो। ठीक है, इस प्रकार एक दूसरे की मदद से वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अचार में जो फफूंदी देखे थे वो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि हम फफूंदी खा नहीं सकते। अगर हम फफूंदी खाएंगे तो हमारे क्या होगा, उल्टी, दस्त। ठीक है, हमको उनसे क्या हो जाएंगी, तकलीफ होंगी। अब हम देखेंगे परपोषियाँ। परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियाँ। परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरिम नहीं होता। परपोषी वनस्पतियाँ कैसे जीवन यापन करती होंगी, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती होंगी। ठीक है, परपोषी यानी जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। अब पर्णहरिम नहीं पाया जाता तो नेचुरली वो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकती। ठीक है ना, जब वो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार नहीं कर सकती तो वो अपने भोजन के लिए क्या करती है, अन्य वनस्पतियों पर निर्भर रहती है। जैसे मैंने आपको फफूंदी का उदाहरण बताया था, वह दूसरों पर रहकर क्या करती है, शैवाल या अन्य दूसरों पर निर्भर रहकर क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। अन्य पोषक तत्वों पर निर्भर रहकर वो अपना जीवन यापन करती है। ऐसे हमारी धरती में ऐसे अनेक वनस्पतियाँ हैं जो क्या करती है, दूसरों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। परपोषी वनस्पतियाँ कैसे जीवन यापन करती है वो हम अब नीचे देखेंगे। तुम जानते होंगे कि किसी बड़े वृक्ष की शाखा पर लिपटी हुई पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति जिसके पत्ते नहीं है। आप अगर हम बगीचे में जाएंगे या खेत में जाएंगे या घने जंगल में जाएंगे तो हमें ऐसी वनस्पतियाँ भी दिखती है कि बड़े बड़े वृक्ष पे दूसरी पीले पीले रंग की सी बारीक पतली सी रस्सीनुमा जिसमें पत्ते नहीं, हाँ, जिससे हम लता कहते हैं, लपेटी हुई दिखती है। जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, जो उन सजीवों में अपना भोजन प्राप्त करती है, उन्हें परजीवी वनस्पति कहते हैं। आपने देखा होगा ये क्या करती है, अन्य बड़े बड़े वृक्षों को या पौधों में क्या करती है, बढ़ती है, उस पर रहती है और उसमें लपेटती है। उनके जो तंतु है उनके तनों में घुस जाते हैं। ठीक है, और उनमें से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन पर से ही, उनके पोषक तत्वों से ही अपना भोजन प्राप्त करती है और अपनी वृद्धि करती है। यहाँ पे बताया है, यानी उन सजीवों से क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। उन्हें परजीवी वनस्पति कहते हैं, जैसे वृक्षादनी और अमर बेल। पर्णहरिम न होने के कारण अमर बेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर रहती है। ठीक है, ये जो अमर बेल है इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये संपूर्ण रूप से जिस पर ये विकसित होती है, विकास करती है, यानी आश्रयदाता पर वही निर्भर होती है। इसीलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। तो अमरवेल परजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह पूरा अपने आश्रयदाता पर ही निर्भर रहती है भोजन के लिए। पादपों पर बड़ी वृक्षादनी को आपने देखा ही होगा। ठीक है, पादपों पर जो बढ़ती है वृक्षादनी, यह आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह अपना जीवन यापन करती है, दूसरों पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करती है। कीटभक्षी। कीटभक्षी यानी वनस्पतियाँ जो कीटकों को पोषक भक्ष्य के रूप में, अपने भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में क्या करती है, ग्रहण करती है। कुछ वनस्पतियाँ कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से
अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, कुछ जो वनस्पतियां है कीटकों का भक्षण कर अपने शरीर से उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती है। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले घटक में भी पढ़ा था। ये वनस्पति प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिक के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती है। अब ये कीटभक्षी वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? ऐसी जमीन में पाई जाती है जहाँ नाइट्रोजन के यौगिक का अभाव है। ठीक है, या उस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में है। उसका एक अच्छा उदाहरण है ड्रासेरा। ये जो ड्रासेरा बर्मानी है ये कीटभक्षी है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है। इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकर होती है। ठीक है, ये जो वनस्पति है फूल के समान दिखाई देता है और इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकर होती है। की पत्तियां आकर्षक तथा लाल रंग होती है। उनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इस वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसकी पत्तियां कैसी होती है? लाल, एट्रैक्टिव, और उनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव्य की बूंदें होती है। ठीक है, यह बताया कि वो तंतुओं में क्या होता है? चिपचिप द्रव निकलते रहता है अट्रैक्ट करने के लिए वनस्पतियों को। इस प्रकार उसकी रचना होती है। 1736 के जोहान्स बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी, अतः उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम ड्रासेरा बर्मानी है। अब आपने देखा होगा ये जो ड्रासेरा बर्मानी, तो ये जो बर्मानी है ये वैज्ञानिक था। बर्मन एक वैज्ञानिक था और इन्होंने इस वनस्पति की खोज की, इसलिए इस वनस्पति का नाम भी ड्रासेरा बर्मानी उस वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया या पहचाना जाता है। तो ये जो ड्रासेरा बर्मानी जो वनस्पति है ये क्या है? कीटभक्षी वनस्पति है। अब देखेंगे मृतोपजीवी वनस्पति। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। समझ में आया? सजीवों के सड़े हुए जो जीव है वो या मर गए हो, उस पर क्या होती है? वनस्पतियां अपना जीवन यापन शुरू करती है। ठीक है, उन मृत वनस्पतियों को, मृत सजीवों के से क्या करती है? अपना पोषण करती है और अपनी वृद्धि करके जीवन यापन करती है। इसे ही मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कुकुरमुत्ते होते हैं, जब ही मैंने बताया था अचार वाली फफूंदी, ठीक है, यह भी एक कैसा है? मृत, इसमें अपना पोषक ढूंढती है। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर यानी इस मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक है, ये जो चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, फिर से कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य है। इसमें क्या बताया है कि जो कुकुरमुत्ता, फफूंदी और कवक और खमीर, ये चार जो है ये चार मृत सजीवों पर क्या करती है? जीवित रहने वाली वनस्पतियां है। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। ठीक है, ये जो फफूंदी है ये मृत अवशेषों पर क्या करती है? जो अवशेषों से में क्या करती है? कार्बनिक पदार्थों का विघटन करती है। फफूंदी इन विघटन में तैयार होने वाला जो द्रावण रहता है को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती है।
फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त कर है। ठीक है, यानी मरे हुई जो सजीव है, वनस्पति है, उस पर भी अन्य वनस्पतियाँ क्या करती है, पोषक तत्व प्राप्त करती है और वे अपना जीवन यापन करती है। धन्यवाद। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।